हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के बारे में। तो वीडियो को प्रेस जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है IBO 1 का यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट का पॉइंट नंबर है 1.5 इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। इसके दो अलग अलग पॉइंट्स करके इसको डिस्क्राइब किया गया, डिफाइन किया गया है। सबसे पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और दूसरा फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि दोनों बिजनेस को कैसे अफेक्ट करता है। Among all the uncontrollables, economic environment is perhaps the most important factor। तो जितने भी अनकंट्रोलेबल्स होते हैं, यानी कि जितने भी जो इन्वायरमेंट होते हैं, जो बिजनेस के फर्म जो बिजनेस फर्म होता है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स और फोर्सेज होता है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, यानी कि अनकंट्रोलेबल्स है, उसमें से इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एन एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इनेबल्स अ फर्म टू नो हाउ बिग इज द मार्केट एंड वॉट इट्स नेचर इज। आंसर टू दिस क्वेश्चन इन टर्न डिटरमाइन वेदर अ फर्म शुड एंटर अ गिवन foreign market and if yes what strategies it should use to successfully run its business operations। तो मान लीजिए कि एनालिसिस होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का, जहाँ पे ये पता चल सकता है कि जो मतलब बिज़नेस है, बिज़नेस फर्म है, उसका क्या नेचर है, साथ ही साथ वो मार्केट में कितना बड़ा है, उसका जो मीन्स मार्केट है वो कितना बड़ा है, कितने लोग वो तक वो मार्केट फैला हुआ है। और इससे अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर जो फर्म है वो फॉरेन मार्केट में एंटर करने की स्थिति में है कि नहीं, क्योंकि अगर देखिए आपको पता चल जाएगा कि बिज़नेस का नेचर कैसा है, उसका मार्केट कैसा है, कितना बड़ा बिज़नेस है, तो आप लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फॉरेन मार्केट में वो एंटर करने लायक है कि नहीं है। अगर वो फॉरेन मार्केट में एंटर करने लायक है वो बिज़नेस, तो क्या होगा कि उसके लिए सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इंपॉर्टेंट सवाल ये खड़ा होता है कि वो क्या स्ट्रैटेजीज अपनाएगा अपने बिजनेस को, ऑपरेशन को सक्सेसफुली रन करने के लिए फॉरेन मार्केट में। क्योंकि जो स्ट्रैटेजीज हम डोमेस्टिक मार्केट में जो भी हम लोग स्ट्रैटेजीज अपने कंट्री में लगाते हैं, जहाँ पे हम लोग बिज़नेस ऑलरेडी कर रहे हैं, वही स्ट्रैटेजी दूसरे कंट्री में तो जाहिर सी बात है वो चलने वाला है नहीं। आप अलग अलग कंट्रीज़ में बिज़नेस कर रहे हैं, आप बिज़नेस ऑपरेशंस कर रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाना पड़ता है ताकि आप हर जगह अपने एक ही स्ट्रैटेजीज के साथ काम नहीं कर सकते, आपको अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाना पड़ता है। Closely related to the economic environment is the financial environment, which affect a firm capital structure, investment decisions and accounting practices। तो इसी से closely related है फाइनेंशियल environment, जो कि फर्म के जो कैपिटल स्ट्रक्चर्स होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होता है, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस होता है, उसको वो अफेक्ट करता है। मीन्स एक तरह से बोल सकते हैं कि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और फाइनेंशियल एनवायरनमेंट है वो एक तरह से क्लोजली रिलेटेड ही है। Various dimensions one need to consider while attempting an economic and financial analysis include foreign countries' level of economic development, income, expenditure pattern, infrastructure, including financial institutions and system, inflation, foreign investment in the country, commercial policies, balance of payment account, accounting systems and practices, and integration of the foreign countries, foreign exchange, money and capital market with the rest of the world। तो जो बहुत सारे डायमेंशंस का नाम दिए गए हैं, जो कि जो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एनालिसिस होता है उसके दौरान ये सारे चीज़ों को लिया जाता है कि कंट्रीज़ का जो लेवल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फॉरेन कंट्री में वो क्या है, कितना इनकम होता है, कितना एक्सपेंडिचर पैटर्न है, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है। लेट अस लर्न दिस इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इन्वायरमेंट इन डिटेल। चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द ग्लोबल मार्केट एनालिसिस। लेट अस डिस्कस द मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर इन्फ्लुएंसिंग द फॉरेन मार्केट डिसीजन। तो जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है ग्लोबल मार्केट एनालिसिस का। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मार्केटिंग इन अ कंट्री। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है कंट्री के जो मार्केटिंग होता है डेवलपमेंट में, उससे। कंट्रीज characterized by high level of economic development not only have high demand for a variety of product but also have better infrastructure and more developed marketing system। तो जो कंट्री है जिसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हाई लेवल का होता है, उसका क्या होता है कि सिर्फ डिमांड ही हाई नहीं होता अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, पर उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और भी जो मार्केटिंग सिस्टम को डेवलपमेंट जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। मतलब ये नहीं बोल सकते कि अगर उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है तो हर चीज़ लो हो गई, ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है वो तो तभी ज़्यादा होगा जब आपका जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है, जो जितने भी प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसका डिमांड ज़्यादा होगा। और साथ ही साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो भी डेवलपमेंट मार्केट स्ट्रैटेजीज जो भी सिस्टम है, अगर वो सारी चीज़ें आपका अच्छा होगा, वो सारी चीज़ें आपका हाई डिमांड में होगा, बेटर होगा, तभी जाकर के आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाई लेवल पे होगा। कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो हाई इन दिस कंट्री। इन द लेस डेवलप्ड कंट्री ऑन
ऑन द अदर हैंड नॉट ओनली डिमांड इज़ लो बट इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ ऑल्सो पुअर। तो ऐसे कंट्रीज़ में क्या होता है कि जो कॉम्पिटिशन होता है वो ज़्यादा होता है, पर क्या होता है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होता है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ होता है, उसमें क्या होता है डिमांड भी कम होता है, साथ ही साथ वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी पुअर होता है। इट देयरफॉर बिकम्स क्वाइट डिफिकल्ट एंड मोर एक्सपेंसिव टू डू बिजनेस इन सच नेशन। तो इसीलिए क्या होता है जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पे बिजनेस करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट भी होता है और साथ ही साथ ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। अब बात करते हैं इनकम की। इनकम इज़ एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द कंट्रीज लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑल्सो इट्स मार्केट साइज। तो इनकम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है कंट्री का लेवल ऑफ डेवलपमेंट का और साथ ही साथ उसके मार्केट के साइज़ का। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि GNP एंड पर कैपिटा इनकम आर अमॉन्ग द मेजर्स ऑफ इनकम। तो जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, जो पर कैपिटा इनकम होता है, वो मेजर मेजर्स होता है इनकम का, मीन्स मेजर सोर्सेज होता है इनकम का। वाइल सेल्स ऑफ मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल गुड्स एंड कैपिटल इक्विपमेंट जनरली कोरिलेट विद GNP, डिमांड फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिपेंड ऑन पर कैपिटा इनकम। तो जो सेल्स होता है ज़्यादातर इंडस्ट्रियल गुड्स का, जो कैपिटल इक्विपमेंट्स होता है, वो ज़्यादातर क्या होता है कोरिलेट होता है GNP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से, पर जो डिमांड होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट का वो पर कैपिटा इनकम में डिपेंड करता है। यानी कि जो इंडस्ट्रियल गुड्स का जो सेल होता है, जो कैपिटल इक्विपमेंट होता है, वो GNP के कोरिलेट करता है और साथ ही साथ जो कंज्यूमर प्रोडक्ट होता है वो पर कैपिटा इनकम पे डिपेंड करता है। Besides income, one should acquire information about the sectoral distribution of the GNP as it is an important determinant of काइंड ऑफ गुड्स इन डिमांड इन अ फॉरेन कंट्री। तो इसके इनकम के अलावा इंफॉर्मेशन भी एक्वायर करना चाहिए, पता करना चाहिए जो सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है GNP का, साथ ही साथ क्योंकि क्या होता है कि वो बहुत सारा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है जो काइंड ऑफ गुड्स जो डिमांड में है फॉरेन कंट्री में, उसके बारे में कि फॉरेन कंट्री में क्या ज़्यादा डिमांड किया जाता है। आप तभी फॉरेन कंट्री में जाएंगे जब उसके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेंगे कि वहाँ पे किस चीज़ का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ का वहाँ पे सप्लाई कम हो रहा पर रिक्वायरमेंट ज़्यादा, तब उस हिसाब से ही कुछ ना कुछ अपने बिज़नेस को ले जाने का सोचेंगे। अगर सपोज़ कीजिए कोई चीज़ का वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है तभी आप यहाँ से अपना बिज़नेस को वहाँ ले जाने का सोचेंगे, पर आप सोचिए कि अगर वो कंट्री में कोई चीज़ का डिमांड एकदम नहीं है, बहुत कम डिमांड है और उसका जो सप्लाई होता है वो ज़्यादा होता है या नॉर्मल जितना होना चाहिए उतना होता है, तो फिर आप फॉरेन कंट्री में उस कंट्री में क्यों जाएंगे अपना बिज़नेस लेकर के? क्योंकि आपको ये मालूम है कि वहाँ पर अगर आप अपना बिज़नेस लेकर के जाते हो तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला नहीं है, लॉस ही होगा क्योंकि आप नए हैं पहला बार और जो एग्जिस्टिंग है उसी से सारा लोग अपना जो भी ज़रूरत का सामान है वो लेने वाला है, तो आपको वहाँ जाने से लॉस ही होने वाला है। तो पर आप ये कब डिसाइड कर सकते हैं? आप तभी डिसाइड कर सकते हैं जब आपको ये मालूम होगा कि उस कंट्री में उस प्रोडक्ट का कितना डिमांड है। इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज GNP comes from agriculture, it implies that a country is agricultural based and it shall have a good demand for agricultural inputs such as seeds, fertilizer, pesticides and agricultural machineries and tools। तो मान लीजिए कि कोई कंट्री है जिसका मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होता है, जैसे कि इंडिया में देख लीजिए मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होता है। तो ऐसे जगह पे क्या होगा, यहाँ पे सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स या फिर एग्रीकल्चरल से रिलेटेड कोई भी मशीनरी या टूल्स का डिमांड बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग एग्रीकल्चर फील्ड में इन्वॉल्व होते हैं। तो इससे रिलेटेड आपकी चीज़ अगर आप कुछ प्रोडक्ट जो मतलब सेल करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ मीन्स इम्पोर्ट करते हैं अगर इंडिया में, तो क्या होगा उस चीज़ का जाहिर सी बात है डिमांड बढ़ेगा। अगर फॉरेन कंट्री से कोई एग्रीकल्चर का जो यूज़ करने में जो भी चीज़ें आती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो क्या होगा अगर कोई फॉरेन कंट्री वाले लोग अगर इंडिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उस केस में क्या होगा, उनको तो प्रॉफिट होगा क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा डिमांड है। एन इंडस्ट्रियल नेशन with relatively higher dependence on manufacturing on the other hand shall have a good market for raw material, plant and machineries and also for a variety of consumer durables and non-durables। तो और एक केस ले लीजिए जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे रॉ मटेरियल, प्लांट, मशीनरी और जो भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, नॉन ड्यूरेबल्स है वो चीज़ों का ज़्यादा डिमांड होगा। तो उस हिसाब से देखा जाता है कि जहाँ पे जो चीज़ का ज़्यादा डिमांड होता है, जहाँ पे ज़्यादा लोग जो फील्ड में इन्वॉल्व होते हैं, उस फील्ड का अगर आप कोई भी सामान को अगर आप इंपोर्ट करते हैं या फिर वहाँ पे आप उस देश में आप कोई चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं तो उस केस में प्रॉफिट होने का ज़्यादा चांसेस होता है। आप वैसा कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। Though per capita income is a useful measure, it is not a foolproof measure of the country's development and prosperity। तो जो पर कैपिटा इनकम होता है वो बहुत ही यूज़फुल मेजर होता है पर ये फुल प्रूफ मेजर नहीं होता है कंट्री के डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी का। व्हाट इज़ मोर रेलिवेंट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है वो है इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन। वाइल इन द डेवलप्ड कंट्री इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज रिलेटिवली मोर एवन, इट इज़ हाईली स्क्यूड इन द डेवलपिंग कंट्री।
तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं वहाँ का जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्वाइट इवन होता है, पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होता है वहाँ पे हाईली स्क्विड होता है. सिंस ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन अकाउंट्स फॉर 60 to 70% ऑफ द कंट्रीज GNP एंड द रेस्ट आर पुअर इन द डेवलपिंग कंट्री. तो अगर देखा जाए जो स्मॉल पोर्शन होता है कोई भी पॉपुलेशन का, उसमें क्या होता है 60 to 70% जो होता है वो GNP में आता है, बाकी सारे जो होते हैं वो पुअर ही होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में. मार्केट फॉर हाई प्राइस प्रोडक्ट एंड नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट इज़ लिमिटेड ओनली टू सेलेक्ट रिच पीपल. तो जो हाई प्राइस का प्रोडक्ट होता है, जो ज़्यादा दाम का प्रोडक्ट होता है, जो नॉन एसेंशियल आइटम्स है, सिर्फ दिखावा के लिए हो गया या फिर लग्जरियस गुड्स जो बोला जाता है, वो सारी चीज़ें क्या नॉर्मल लोग नहीं खरीदेगा, मिडिल क्लास लोग भी होते हैं ना नहीं खरीदेगा, वो सब ज़्यादातर क्या होता है कि हाई क्लास पीपल जो रिच होते हैं वही लोग खरीदेंगे. तो इससे ही अंदाज़ा नहीं लगा जा सकता, क्योंकि देखिए नॉन एसेंशियल गुड्स हो गया, हाई प्राइस हो गया, वो तो सारे रिच लोग ही खरीदेंगे, पुअर लोग तो वो चीज़ खरीदने वाले नहीं हैं. और मिडिल क्लास लोग भी ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं खरीदते, वो लोग भी अपने जो एसेंशियल आइटम्स होते हैं वही खरीदते हैं. तो उससे क्या होता है कि इसे करेक्ट नहीं पता लगाया जा सकता कि GNP क्या है, क्योंकि हाई जो रिच लोग होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा चीज़ से ले सकते हैं, पर पुअर बिल्कुल भी नहीं ले सकते. तो उससे क्या होता है अगर एक तरह से देखा जाए तो वो बैलेंस कहीं ना कहीं हो जाता है कि सब नॉर्मल है. क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज़ कि अगर 10 रुपीज़ का कोई सामान है और वो जो है वो रिच पर्सन जो है वो ले लेता है, मिडिल क्लास वो नहीं ले पाता. मिडिल क्लास सपोज़ कीजिए 5 रुपीज़ का ही सामान लेता है, और जो पुअर होते हैं वो 1 या 2 रुपये का सामान लेंगे, उससे ज़्यादा वो नहीं ले पाएंगे. तो क्या होगा इससे अगर देखा जाए तो 10 + 5 15 और इधर हो गया 2, यानी कि 17 रुपीज़ हुआ. तो अब सपोज देख लीजिए यहाँ पे टोटल 30 रुपीज़ होता है मिडिल क्लास रिच पीपल और लोअर क्लास जो पीपल होते हैं. तो 30 रुपीज़ में देखिए 17 रुपीज़ आप इन्वेस्ट हो जाता है तीनों क्लास का मिला करके. तो एक तरह से देखा जाए तो ये एवरेज हो जाता है. मीन्स टोटल 30 का आधा कीजिए तो आप 15 होता है, पर अगर देखें तो 17 अगर ऑलमोस्ट एवरेज होता है. तो उससे क्या होता है कि पता नहीं लगाया जा सकता है कि GNP जो है वो करेक्ट बताता है कि नहीं बताता, क्योंकि यहाँ पे देखिए अलग अलग सबका रेट है मीन्स अपना एक्सपेंडिचर करने के लिए. अब एक्सपेंडिचर पैटर्न, डाटा ऑन एक्सपेंडिचर पैटर्न आर यूजफुल इन जजिंग एज टू हाउ द मनी इज स्पेंड ऑन डिफरेंट आइटम्स एंड विच प्रोडक्ट रिसीव मोर वेटेज. तो जो डाटा होता है एक्सपेंडिचर पैटर्न का वो ज़्यादा यूज़फुल होता है ये जज करने के लिए कि पैसा जो है वो कैसे इन्वेस्ट किया गया है डिफरेंट आइटम्स में, और कौन सा प्रोडक्ट में ज़्यादा वेटेज दिया गया है, मीन्स आप कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. Infrastructure is another vital dimension of the country's economic environment and is directly related to the country's economic development. तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो दूसरा एक वाइटल डायमेंशन होता है कंट्रीज़ के इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होता है कंपनीज़ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स टू वेरियस सोशल ओवरहेड्स सच एज ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कॉमर्शियल एंड financial services like advertising, marketing, research, various media, warehousing, insurance, distribution, credit and market banking facilities. तो क्या होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत सारे सोशल ओवरहेड्स आते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, टेलीकम्युनिकेशन, कॉमर्शियल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होती है. Absence of adequate infrastructure is not only hinders countries' development but also affect firms' cost and capacity to reach various market segments. तो अगर मान लीजिए कोई भी कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा तरह से नहीं होगा, अच्छी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा कि फर्म को तो नुकसान पहुँचेगा ही पहुँचेगा, इस फर्म को तो इफेक्ट पहुँचना ही है, और साथ ही साथ जो मार्केट सेगमेंट्स होता है उसको भी ये हिंडर करता है, उसको भी ये अफेक्ट करता है, और साथ ही साथ जो कंट्री का डेवलपमेंट होता है उसमें भी ये अफेक्ट करता ही है. तो कंट्रीज़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, ताकि जो फर्म हो वो भी अपना काम अच्छी तरह से कर सके, उन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, साथ ही साथ कंट्री का अच्छी तरह से डेवलपमेंट भी हो सके, और जो मार्केटिंग सेगमेंट है उसमें भी कोई तरह का इफेक्ट ना पड़े. कंपनीज फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल देयर बिजनेस इन कंट्रीज़ विद पुअर कम्युनिकेशन सिस्टम. तो जो कंपनीज़ होते हैं वो इस चीज़ को फाइंड करने में डिफ़िकल्ट होता है कि जो कोऑर्डिनेट करते हैं, साथ ही साथ जो कंट्रोल करते हैं बिज़नेस को कंट्रीज़ में, क्योंकि पुअर कम्युनिकेशन सिस्टम हो जाता है. अगर मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है तो आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कम्युनिकेट करने में भी तो प्रॉब्लम हो जाता है. तो उससे कारण क्या होता है कि बिज़नेस को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है. अब इसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल एनवायरनमेंट की. साउंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंट्री coupled by a favorable investment policy reflects strong demand potential. तो जो साउंड फाइनेंशियल पोजीशन होता है कोई भी कंट्री का वो कपल होता है जो फेवरेबल इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ होता है जो कि स्ट्रांगली डिमांड पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट करता है. लेट अस ब्रीफली लर्न इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंडिकेटर्स. तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है उसके बारे में. अब बात करते हैं मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़. इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, वेरियस काइंड्स ऑफ ड्यूटीज़ एंड एक्सचेंज रेट्स आर द वेरिएबल्स related to the country's monetary and fiscal policies and
have adverse impact on the cost and profitability of business operation. These variables also influence the firm's decisions to move funds from one nation to another. तो क्या होता है, जो मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज़ होते हैं, ये सारे जो दिए हुए इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और भी बहुत तरह के जो ड्यूटीज़ और एक्सचेंज रेट्स होते हैं जो वेरिएबल से रिलेटेड होते हैं कंट्री का, वो क्या करता है, जो मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसीज़ है उसको इफेक्ट करता है, और साथ ही साथ जो सस्टेंशियल इम्पैक्ट होता है कॉस्ट पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे बिजनेस ऑपरेशन का। और ये वेरिएबल्स जो है वो फर्म के डिसीजन को भी इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को एक नेशन से दूसरे नेशन तक ले जा सके। अब है commercial and foreign investment policy. Each country has its own commercial and foreign investment policies, which must be studied in detail to ascertain countries' openness to trade and investment with other countries. तो जो जितने भी कंट्रीज़ होते हैं उसका खुद का कॉमर्शियल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ होता है, जो कि जिसके बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में, ताकि क्या होता है, मतलब स्टडी किया जाता है डिटेल में, और साथ ही साथ क्या होता है उसको असरटेन किया जाता है जो कंट्रीज़ के ट्रेड होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट होता है अदर कंट्रीज़ के साथ, उसके बारे में। अब प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पॉलिसीज़ कैन be quite helpful in ascertaining what tariff and non-tariff barriers the particular country uses to protect its domestic industries for foreign कॉम्पिटिशन। तो अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग किया जाए पॉलिसी के बारे में तो हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, ताकि हम लोग समझ सकें जो टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स होता है कोई पर्टिकुलर कंट्री का, उसके बारे में, ताकि हम लोग अपना जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट कर सके फॉरेन कॉम्पिटिशन से। द कंट्री में प्लान टू मिनिमाइज द इंसिडेंस ऑफ दीज ट्रेड मेजर्स। तो जो कंट्री है वो प्लान करता है ताकि जो भी ट्रेड मेजर्स होते हैं, जो इंसिडेंट्स होते हैं उसको मिनिमाइज कर सके, उनको कम कर सके। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। अब कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट इज अनदर मेजर सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंट्रीज फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन करेंसी रिजर्व्स। तो जो कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है वो मेजर रिसोर्स होता है इन्फॉर्मेशन का, जो कोई भी कंट्री का फॉरेन ट्रेड और फॉरेन करेंसी रिजर्व्स के बारे में। द करेंट अकाउंट थ्रोज लाइट ऑन द कंट्रीज एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एज वेल एज इट्स मेजर सोर्सेज ऑफ इम्पोर्ट्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो जो करंट अकाउंट होता है वो ये बताता है जो कंट्री का एक्सपोर्ट होता है और इम्पोर्ट होता है उसके बारे में, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि क्या क्या सोर्सेज है इम्पोर्ट्स के और क्या क्या डेस्टिनेशन है एक्सपोर्ट्स के, मीन्स कहाँ कहाँ से इम्पोर्ट होता है और कहाँ कहाँ तक वो गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। कैपिटल अकाउंट रिवील्स स्टॉक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, लेंडिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। एन इंटरनेशनल फर्म मस्ट बी ड्यूली अवेयर ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल प्रिवलेंट इन द फॉरेन कंट्रीज। जो कैपिटल अकाउंट होता है वो कंपनी के जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होते हैं, जो बोरिंग्स होते हैं, जो लैंडिंग किए जाते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं, उसके बारे में वो बताता है। साथ ही साथ जो इंटरनेशनल फर्म जो होता है उनको अवेयर होना चाहिए जो भी एक्सचेंज कंट्रोल होते हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज़ के प्रिवलेंट में होते हैं उसके बारे में। कंट्रीज रनिंग डेफिशिट इन देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जनरली इम्पोज कंट्रोल ऑन मूवमेंट और फॉरेन एक्सचेंज इनटू एंड आउट ऑफ देयर इकोनॉमीज। तो जो कंट्रीज़ होते हैं जिसका बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिशिट होता है उसको क्या करें, जनरली जो है उनको अपना जो मूवमेंट होता है फॉरेन एक्सचेंज का उस पर कंट्रोल करना चाहिए। These controls prompt multinational corporation to resort to transfer प्राइजिंग मैकेनिज्म। तो जो कंट्रोल होता है उसको क्या किया जाता है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में रिजॉर्ट किया जाता है ट्रांसफर प्राइजिंग मैकेनिज्म में, यानी कि ओवर इन्वॉइसिंग ऑफ इम्पोर्ट एंड अंडर प्राइसिंग ऑफ एक्सपोर्ट। यानी कि जो इम्पोर्ट है उसका जो इन्वॉइस है उसको बढ़ाना और जो एक्सपोर्ट है उसका प्राइस को कम करना, सो एज टू मूव आउट मोर देन परमिटेड फंड्स फ्रॉम सच कंट्रीज, ताकि आप इजीली बाहर मूव कर सके दूसरे कंट्रीज़ में। तो आई होप आपको इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके सारे जो इंडिकेटर्स है फाइनेंशियल इन्वायरमेंट के, जो इंडिकेटर्स और जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के इंडिकेटर्स, उसके बारे में आई होप आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर कोई भी तरह का डाउट रह जाता है तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो का पूरा देखने के लिए थैंक यू।